दोस्तों गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिर से एक बार इस ऑनलाइन क्वेस्ट में। साथियों आज है 3 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 3 मई 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड शुरू करते हैं हम लोग आज के डेली करंट अफेयर्स। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कि ये साथियों मनाया जाता है हर साल 3 मई को, और इसी दिन वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स जारी की जाती है। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स यानी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी की जाती है। इस बार थोड़ा सा भारत के लिए राहत है। भारत प्रेस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इस बार जो है ये 191 नंबर स्थान पर आ चुका है। स्वतंत्रता सूचकांक की जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है हर साल इसी दिन 30 मई को, जैसा कि 2025 में 3 मई को जारी की गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये मनाया क्यों जाता है, इसको देखते हैं। एक्चुअल में फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेस जो होती है यही सारी जो लोकतंत्र, जैसे कि हमारे भारत में यहाँ पर डेमोक्रेसी चल रही है, इसके बारे में सारी डिटेल देता है। इसको बात करें, क्योंकि प्रेस जो होता है वो मीडिया यानी कि मीडिया है, तो ये एक जो भी सोर्स होता है और डेस्टिनेशन होता है उसका बीच का माध्यम है। मतलब सरकारें जो कुछ भी कर रही हैं जनता तक वह चीज़ें पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, ये एक दूसरे किसको पता चलती है, किसके थ्रू? ये मीडिया के थ्रू पता चलती है। लेकिन क्या होता है कि जब माध्यम ही कंप्रोमाइज़ हो जाए, माध्यम ही जो है टोटल गवर्नमेंट हो जाए तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। यहाँ से कोई चीज़ भी होगी तो ये अगर उनकी बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बखान करने लगे तो दिक्कत है। अगर मान लो सरकार के इन्फ्लुएंस में आ गया, मीडिया आ गई, तो भी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि भाई कुछ भी बेनिफिट्स नहीं कर पा रहे हैं, जनता के लिए हित में नहीं कर रहे हैं और कोई भी सवाल नहीं उठा पाएगा। मीडिया सवाल नहीं उठाएगी तो सरकार से, तो इसलिए मीडिया को स्वतंत्र होना भी बहुत ज़रूरी है। मीडिया अगर स्वतंत्र होती है तभी अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी चल पाती है। स्वतंत्रता कितनी है आप दे सकते हैं, जैसा कि 180 देशों में हम लोग हैं 151 नंबर पर, 151 नंबर पर, जो कि पिछली बार तो भारत खराब थी, जैसे कि 159 रैंक की थी हमारे भारत की 2024 में। अब इस बार है 151 जो कि 2025 में। आप सोच सकते हैं कि मीडिया ना स्वतंत्र है। मीडिया भारत में दिक्कत क्या है? देखो भारत में ना, भारत की जो इकोनॉमी है वो ग्रो हो रही है, तो सब कामना कर रहे हैं कि भाई मीडिया भी कमाना चाहती है, सभी को कमाना है, पैसे कमाना है। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट से जैसे कि कौन मीडिया कमाती है, बहुत बड़े बड़े लेवल पर मिलते हैं, वो भी किससे? कंपनियों से नहीं। सबसे ज़्यादा मीडिया की कमाई जो होती है वो अखबारों का प्रिंट से भी नहीं, जबकि कहाँ से होती है? एडवर्टाइजमेंट से होती है। एडवर्टाइजमेंट कहाँ से? सरकारों से मिलता है। जो कि हाँ, सरकार कोई भी योजना लाती है तो किसके, एक रिपोर्ट आई थी कि जब उस बार पिछली बार की भाई पार्टी की सरकार दिल्ली में, तो आया था कि एक योजना पर योजना निकाली उन्होंने, उसके बाद वो 10% उस योजना पर खर्च किए, 90% तो एडवर्टाइजमेंट में ही खर्च कर दिया। अगर मीडियम लेवल पर बात करें तो सरकार, जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं, हमारा भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत द्वारा जो हस्ताक्षरित भारत अमेरिका समझौते की कीमत कितनी है? तो अगर इसमें बात करें, समझौते की बात हो रही है जो कि भारत द्वारा प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मतलब क्या किया गया? हस्ताक्षरित किया गया है, अमेरिका के थ्रू समझौता किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को 131 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संभावित विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य है कि हिंद और प्रशांत महासागर जैसे क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूती तरीके से करना है। इस समझौते के तहत अगर बात करें तो भारत को अपनी समुद्री जो डोमेन जागरूकता है MDA क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उन्नत सिविलियन सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण और अन्य सहायता सेवाएं प्राप्त होंगी। बात करें तो अमेरिका, जैसा कि अभी यहाँ पर 47वें नंबर के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं। अमेरिका के साथ में भारत की जो एक्सरसाइज होती है वो टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज होती है। यहाँ पर पहले 46वें नंबर के थे जो बाइडन, उसके बाद बने हैं डोनाल्ड ट्रंप 47वें नंबर के। यहीं पर अमेरिका में ही, जैसे अमेरिका ने WHO से अपने आप को बाहर कर लिया है, पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर गया है। पेरिस जलवायु समझौते की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, और तब COP21 सम्मेलन हो रहा था 2015 में, उसी में ये पेरिस जलवायु समझौते की बात उठाई गई थी और इसकी स्थापना भी कर दी गई थी। नेक्स्ट बात करें कि अमेरिका में ही, जैसे कि वाशिंगटन DC है, हेडक्वार्टर है किन किन का? माइक्रोसॉफ्ट का है वाशिंगटन DC में, IMF का है, वर्ल्ड बैंक का है, एंड नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी, उसका भी हेडक्वार्टर अमेरिका में ही है। इसने महिलाओं के खेलों में पुरुष और ट्रांसजेंडर को शामिल होने के लिए मना किया है, मतलब उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं अमेरिका में। यहीं पर न्यूयॉर्क है जिसमें UN और UNO का हेडक्वार्टर भी है। WHO की स्थापना की बात करें, जिससे अमेरिका बाहर हुआ है, उसके बाद दूसरे नंबर देश बन चुका है अर्जेंटीना WHO से बाहर होने वाला। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल को विश्व
स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जिनेवा की बात करें तो जिनेवा में ही ILO का भी हेडक्वार्टर है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर है जिनेवा में ही। 1919 में इसकी स्थापना की गई थी ILO की। जैसा कि 1 मई को विश्व लेबर डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस भी मनाया जाता है, लेबर डे, जैसा कि मजदूर दिवस मनाते हैं। ये 1896 की शुरुआत है, जब कुछ जो लेबर थे उनकी मृत्यु हो गई थी हड़ताल को लेकर के, क्योंकि 8 घंटे को लेकर के टाइम को बात की गई थी, उसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसी दिन याद में मनाया जाने लगा 1 मई को लेबर डे। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की, मई 2025 को नई दिल्ली में किस नेता की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेता है बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी। केंद्रीय मंत्री जो कि कौन है? गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में ही प्रसिद्ध बोडो नेता थे और समाज सुधारक भी थे। ये बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 35वीं नंबर की पुण्यतिथि पर नई दिल्ली में उनकी 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। इस अवसर पर दिल्ली के कैलाश कॉलोनी में एक सड़क का नाम भी बदल कर रखा गया है, बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मार्ग रखा गया है इस सड़क का नाम। इस अवसर पर ही असम के CM डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा और दिल्ली की CM रेखा गुप्ता भी मौजूद थी। बोस जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना इन्होंने ही की थी। दिल्ली तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, इनका नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। 23 जनवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है। इन्हीं के दिवस पर पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है 23 जनवरी को ही। इस बार हमारे जो 128वीं नंबर की जयंती मनाई गई है किसकी? सुभाष चंद्र बोस जी की 23 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य AI आधारित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वन चेतावनी प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन चुका है मध्य प्रदेश। इसके संरक्षण में एक ऐतिहासिक कदम है ये। मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री ने यहीं पर मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी ने प्रभास पावक नाम के 2 चीतों को गांधी सागर अभ्यारण्य से स्थानांतरित कर दिया है। कहाँ पर स्थानांतरित किया है? ये कुल्लू नेशनल पार्क से निकाल करके इन्होंने कहाँ पर? गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किया हुआ है। पारधी समुदाय मुख्यतः कहाँ पर? मध्य प्रदेश में पाया जाता है और महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। चमंगू भाई छगन भाई पटेल जी यहाँ के गवर्नर हैं। 55 जिले हैं। नेक्स्ट योजना जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार के मध्य प्रदेश में ही। IIT इंदौर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एग्री हब लॉन्च करने के लिए IIT इंदौर के साथ में सहायता ली है। MP के रीवा में स्थापित होने वाला केंद्र जो कि सफ़ेद बाघ प्रजाति से संबंधित है। माता राष्ट्रीय उद्यान ये 98वां राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। भीमराव अभ्यारण्य एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। किसने? यहाँ के CM ने। 14 अप्रैल को जब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी तो इन्होंने कहा कि हम एक नए वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम रखेंगे भीमराव वन्यजीव अभ्यारण्य। कर्म, तितली ये तीनों लोक नृत्य हैं मध्य प्रदेश के। कुल्लू नेशनल पार्क है, पेश नेशनल पार्क है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर स्थित है। भोजताल, साके सागर जिले हैं 55। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बंदरगाह भारत का पहला समर्पित गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब बन गया है। विजिन नाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जिसका उद्घाटन 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में किया है। भारत का पहला समर्पित गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिप बन चुका है ये। केरल सरकार और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के बीच में ये सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित एक इस परियोजना का निर्माण जो है वो 8,867 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया है। केरल राज्य में किया गया है। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम में। केरल राज्य में ही करेमपुझा वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया है, घोषित किया गया है। एराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है केरल का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राष्ट्रीय उद्यान है। सरकार ने यहीं पर 5 से छात्र क्लास के जो छात्रा होते हैं कक्षा के छात्रों के लिए E-क्यूब हिंदी लैंग्वेज लैब शुरू की हुई है। यहीं पर एनपेराउड परियोजना शुरू की गई है जिसमें कि जितनी भी एक्सपायर हुई दवाइयां होंगी उनको इकट्ठा करके नष्ट करने की योजना है ये। केरल राज्य की जानकारी के बारे में बात करें तो पिनराई विजयन CPI पार्टी से यहाँ के CM हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। वेम्पनाडु कायल झील है। इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। पलक्कल गैप और थामारासिरी 2 दर्रे हैं यहाँ पर। कथकली, मोहिनीअट्टम, कालीअट्टम शास्त्रीय नृत्य हैं कथक। केरल के जिले हैं 14, विधानसभा में 140, लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 9 सीटें हैं। ये 2 राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है।
केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से। केरल में ही कोच्चि है जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में MSME प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना रिपोर्ट किसने जारी करी है? ये रिपोर्ट है तो किसने जारी की है? जो कि नीति आयोग ने जारी की है। नीति आयोग ने हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से भारत में MSME की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना ये रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट है भारत में सूक्ष्म और लघु उद्यम मध्यम के जो MSME होते हैं उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना उनके लिए और व्यापक रोड मैप प्रदान करती है। इसमें वित्त पोषण, कौशल विकास, नवाचार और बाजार पहुंच जैसे क्षेत्रों में प्रणालीगत सुधार सिफारिशें शामिल हैं। की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग जो है गैर संवैधानिक संस्था है। जैसा कि हमारा भारत का केंद्रीय रिजर्व बैंक है, इसने अभी कई बैंकों पर जुर्माना लगाया है, जैसे कि केनरा बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया था, SBI पर लगाया था, PNB और HDFC बैंक जैसे इन पर बैंक पर जुर्माना लगा चुका है RBI। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक है जो कि जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं साथियों एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जो है ये वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पद ग्रहण किए हुए हैं। ये आए हुए हैं एयर मार्शल सुजीत पुष्पाकर धारकर की जगह पर, जो अभी 30 अप्रैल को अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। जो कुछ लोग ना आजकल जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं, जो है पाकिस्तानी मीडिया में बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, बहुत अफवाहें फैला रहे हैं। मतलब जैसे कि 3-3 साल 4-4 साल पुरानी वीडियोस उठा करके वापस लौट कर आ रही हैं कि बता रहे हैं कि अभी तैयारियाँ चल रही हैं, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। तो इन सब में हम सबको बताना है कि हम बहुत सारे गवर्नमेंट के खिलाफ ये फिर इंडिया में खिलाफ अफवाहें फैलाना, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर फैलाना, जो लोग वहाँ के सोशल मीडिया में ऐसे लिख रहे हैं। वहाँ के ऊपर जो इंडिया दबाव में है तो अधिकारियों पर वहाँ पर लोग छोड़ छाड़ के मतलब करके जा रहे हैं, जबकि उल्टा हुआ है, वहाँ के आर्मी वगैरह जो है लोग इस्तीफा दे करके भाग रहे हैं, सेटल हो रहे हैं बाहर। यहाँ पर तो देखो 30 अप्रैल को अपना कार्यकाल पूरा करके रिटायर हुए हैं, तब इनको नियुक्ति की गई है। तो इसलिए अफवाह में आपको नहीं पड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय सेना जो है बहुत ताकतवर है, पाकिस्तान के आगे तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए और भरोसा रखना है कि यही सही टाइमिंग देख के सबसे बढ़िया मज़ा तो तब आएगा जब एकदम परेशान कर दो उन लोग को और ये लगे कि हाँ अब मारेंगे रोज़ इस तरह से करके, मतलब आकर के इंटरव्यू दे रहे हैं कि इंडिया अटैक करने वाला है, अगले 24 घंटों में अटैक करेगा। वायुसेना के अध्यक्ष की अगर बात करें तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी हैं वायुसेना के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में लॉन्च किया गया सचेत ऐप किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? अभी PM मोदी ने अपने मन की बात के 122वें एपिसोड के एक ऐप की चर्चा की है। इस ऐप को एक प्रकार से प्रमोट किया है इन्होंने, वह ऐप है सचेत ऐप। सचेत ऐप अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। इस अथॉरिटी के द्वारा ये ऐप जो है लॉन्च करने का उद्देश्य है कि जो भी डिजास्टर्स आते हैं, जो भी आपदाएं आती हैं, उनकी पूर्व सूचना लोगों को मिल सके, लोगों को सतर्क किया जा सके। इसीलिए यहाँ सचेत नाम से ऐप लॉन्च किया गया है। अब देखो जैसे कि उत्तर भारत में बात करें तो जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो यहाँ अवध की नगरी है, भगवान राम की नगरी, यहाँ तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है, हर चीज़ के मामले यहाँ अनुकूल माहौल है। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं आपदाएं आया करती हैं ज़्यादातर, जैसे रेगुलर तरीके से आती हैं, जैसे उड़ीसा है, ये आंध्र प्रदेश है, इस तरह से जो मतलब प्रायद्वीपीय राज्य हैं उनमें आती हैं। महाराष्ट्र वगैरह में देखो, केरल में है, इन सब में कोई ना कोई समुद्री तूफान आता रहता है, तो इसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। ऐसे में पूर्व अनुमान किया जा सकेगा क्योंकि बहुत लोगों की इक्वेट करना होता है इस समय ये पर। तो यहाँ तो आपदाओं से लोगों को पहले अलर्ट करने के लिए ये सचेत ऐप लॉन्च किया गया है। क्लियर या 12 भाषाओं में उपलब्ध है। कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? ये 12 भाषाओं में उपलब्ध है ये सचेत ऐप लॉन्च। हाल ही में समाचारों में रही आबुआ आवास योजना किस राज्य से संबंधित है? आबुआ आवास योजना जो कि झारखंड राज्य से संबंधित है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नवंबर 2023 में शुरू की गई इस आबुआ आवास योजना के तहत पहले चरण के
तहत 2 लाख घरों को निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया था, ताकि पीएम आवास योजना के लाभ से वंचित जो लोगों की सहायता की जा सके। राज्य ने मजदूरों, किसानों, आदिवासियों और दलित जैसे सहित जरूरतमंदों को 3 कमरों वाले घर उपलब्ध कराने के लिए अपने कोष से 2 वर्षों में मतलब 2 सालों में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित करने की योजना बनाई थी। अधिकारियों द्वारा अनियमितताओं और लापरवाही के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर भी जोर दिया है झारखंड ने। झारखंड की राजधानी है रांची। हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम हैं। रांची एकमात्र राजधानी है भारत की जो कि कर्क रेखा इससे होकर के गुजरती है। झारखंड बिहार से अलग होकर स्थापित किया गया था। ये 15 नवंबर 2000 को स्थापित किया गया था। झारखंड बिहार से अलग होकर के एकमात्र राज्य बना है कि जिसमें कि जितनी भी अवैध मतलब एक तरीके से धूम्रपान वाली नशीली पदार्थ होते हैं उनको पूरी तरह से निलंबित कर दिया है झारखंड ने। झारखंड अपना बॉर्डर बिहार से, जैसा कि बिहार से अलग हुआ तो बॉर्डर से शेयर करेगा ही, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 5 राज्यों से ये अपना बॉर्डर शेयर करता है झारखंड। हाल ही में किस राज्य ने NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश राज्य ने NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 1 जुलाई 2024 को NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की थी, जिसका 1 साल होने वाला है जुलाई से। इसके तहत लाभार्थियों को व्यक्तिगत रूप से प्राइवेटली तरीके से पेंशन दी जाएगी। ये योजना जो है तेलुगु देशम पार्टी मतलब TDP सरकार द्वारा, ये तेलुगु के जो पिनराई विजयन ये MK स्टालिन है TDP पार्टी से हैं, सरकार द्वारा पूरा किया गया एक वादा है, जिसके तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए मासिक पेंशन जो होती है, मासिक पेंशन की वृद्धि की गई है, उसमें इंक्रीमेंट किया गया है। बुजुर्गों, विधवाओं और अन्य लोगों के लिए 3,000 रुपये से लेकर के 4,000 रुपये तक हर महीने, जो गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 15,000 रुपये तक। इस पहल का उद्देश्य है सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, जिसके तहत 28 श्रेणियों में 6,531 मिलियन लाभार्थियों को 4,400 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू यहाँ के इस टाइम वर्तमान में CM है। जस्टिस S अब्दुल नज़ीर जो कि यहाँ के गवर्नर हैं। झीलें हैं कोलोरू झील, पुलिकट झील है, श्री वेंकटेश्वर जैसे नेशनल पार्क है, यहाँ पर राजीव गांधी नेशनल पार्क है। वेलम केव्स फेस्टिवल मनाया जाता है, महोत्सव जो कि आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी, धमाल, मथुरी और डांडरिया ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। चर्चित स्थल में बात करें तो तिरुमाला वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर है, अनंतपुर है और विजयवाड़ा है। जिले हैं 26, विधानसभा में 175 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में ही चली नामक अराकू उत्सव भी मनाया जाता है। राज्य सरकार ने भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मन मित्र लॉन्च किया है। यानादी जनजाति आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने पूरे भारत में रूफटॉप सौर प्रणाली की स्थापना को आगे बढ़ाने के लिए $240.5 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? एशियन डेवलपमेंट बैंक मतलब एशियाई विकास बैंक ने संस्थान है जो कि पूरे भारत में रूफटॉप सौर प्रणाली के लिए स्थापना को आगे बढ़ाने के लिए $240 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी हुई है। भी जो है इसने भारत में भर में छतों पर जो सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने के लिए $240 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, जिससे अक्षय ऊर्जा तक पहुंच बढ़ेगी। और ये वित्त पोषण बहुकिस्त वित्त पोषण सुविधा MF के तहत जो छत निवेश कार्यक्रम का समर्थन करता है। ऋण जो है वो भारतीय स्टेट बैंक मतलब SBI और नाबार्ड के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। भारत की छतों पर सौर ऊर्जा की क्षमता जो है 11.08 गीगावाट है, जिसके विस्तार की काफ़ी संभावना है। नाबार्ड जैसा कि ये ग्रामीण विकास बैंक के लिए मतलब ग्रामीण के लोगों के लिए होता है, स्थापना की गई थी 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। भारतीय स्टेट बैंक इसका भी हेडक्वार्टर जो कि SBI का मुंबई में ही है। 1 जुलाई 1955 की स्थापना की गई थी SBI की। ADB एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इसकी जैसे स्थापना डेट है 19 दिसंबर 1966 को और हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में।